अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन इंग्लिश के अब तक 14 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 15 डिलीवर किया जाएगा। इन 14 लेक्चर्स के दौरान हम इंग्लिश का 90% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। रिमेनिंग 10% कोर्स इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में आपको मुकम्मल करवा दिया जाएगा। आपको ओरिएंटेशन क्लास याद होगी, उसमें हमने आपको टॉपिक्स बता दिए थे। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान में जितने भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, तो अंग्रेज़ी की जो कोर्स आउटलाइन बताई गई थी, तो पास्ट एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमने हर एक वो टॉपिक उस लिस्ट में शामिल कर लिया था जिससे पास्ट एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते रहे हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी के सेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउन के काइंड से सवालात पूछे जाते हैं, प्रोनाउन की काइंड से सवालात पूछे जाते हैं, वर्ब की टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरह प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया। इसके अलावा सेंटेंसेस के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जेरेंड और इन्फिनेटिव्स के दरमियान क्या फ़र्क है वो हम पढ़ चुके हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम 2 तरह के आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन 2 तरह के आर्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है कि उनका यूजेज हमने कब और कहाँ पर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पंक्चुएशंस हैं, ठीक है, उससे मुताल्लिक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है। और टेंसेस, ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं सुना जिसमें हमने आपको अंग्रेज़ी के 12 टेंसेस पढ़ाए थे, तो गुजारिश की जाती है कि इस लेक्चर को आगे मज़ीद मत सुने, बल्कि जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए गए हैं टेंसेस से मुतालिक उसको अच्छे तरीके से पहले तैयार कर लें। उसको आप अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आज का टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। तो इंशाल्लाह जैसा कि मैंने आपको कहा कि आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ के अंदर मैं इंशाल्लाह अंग्रेज़ी का जो सेक्शन है, जो टॉपिक्स मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताए थे, वो आपको मुकम्मल करवा दूंगा। तो आज के इस लेक्चर नंबर 15 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आप जानते हैं कि एफपीएससी का टेस्ट हो, पीपीएससी का टेस्ट हो, एसपीएससी का टेस्ट हो या दीगर वो इदारे जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, अंग्रेज़ी के सेक्शन से 2 से 3 सवालात आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो 8वीं और 9वीं जमात के अंदर हमारे असातिज़ा ने ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने उस वक्त इस टॉपिक को अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें हमारे जो अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं वो हमें टेंसेस पढ़ा रहे होते थे, तो हम दिल में ये समझते थे ये कोई पागल हमें ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ये टॉपिक पढ़ा रहा है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम बड़े हुए अब हमें मालूम हुआ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर अगर आपको टेंसेस का इस्तेमाल नहीं आता तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं, ना आप लिख सकते हैं सही से और ना उससे मुताल्लिक़ क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं। तो अगर आपने टेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आज का टॉपिक बहुत आसान अल्फाज में आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा और इन पॉइंट्स को आप अगर जहन में रखेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसका बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो बगैर देर किए आज के लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्या मुराद है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉइस। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वॉइस की मीनिंग क्या है और एक्टिव वॉइस हम किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस हम किसको कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो इंशाल्लाह इससे जुड़ी मालूमात भी बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो व्हाट इज़ वॉइस ऑफ अ वर्ब। तो वर्ब के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा चुका हूँ, वर्ब की टाइप्स के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वर्ब को बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ चुके हैं, अगर आप टेंसेस को बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ चुके हैं तो बहुत आसानी से आपको आज का ये टॉपिक समझ आ जाएगा। द वॉइस ऑफ अ वर्ब। अब जो वर्ब है
इसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ा चुका हूं कि वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्क। तो आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि वर्ब से क्या मुराद है। द वॉइस ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेसेस वेदर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस हैज परफॉर्म्ड और रिसीव्ड द एक्शन। अब जब हम कोई जुमला लिखते हैं उस जुमले में ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है और सब्जेक्ट भी मौजूद होता है। तो वॉइस ऑफ अ वर्ब क्या है? वॉइस ऑफ अ वर्ब हमें यह बताती है कि सब्जेक्ट ने वो काम किया है या वो काम उस सब्जेक्ट पर हुआ है। जी हां, दोबारा से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि वॉइस ऑफ अ वर्ब हमें यह बताता है कि इस सेंटेंस में मौजूद जो वर्ब है उसने ये काम किया है या वो काम इस पर हुआ है। ये बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर उम्मीद की जाती है कि आपको वॉइस ऑफ वर्ब समझ आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल की सूरत से आपको समझाऊंगा। द वॉचमैन ओपन्स द डोर, द वॉचमैन ओपन्स द डोर। अब यहां पर द डोर इज ओपन्ड बाय द वॉचमैन, द डोर इज ओपन्ड बाय द वॉचमैन। तो अब इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे तरीके से देख लें कि इसमें क्या रद्दोबदल हुआ है। ठीक है, अब क्या रद्दोबदल हुआ है, क्यों हुआ है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वॉइस ऑफ वर्ब। अब दो तरह की वॉइसेस होती हैं। कितनी तरह की वॉइसेस होती हैं? वर्ब की दो तरह की वॉइसेस होती हैं। दोबारा से सुन लीजिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं वर्ब की। तो वर्ब की दो तरह की वॉइसेस होती हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस एंड नंबर 2 पैसिव वॉइस। दोबारा से सुन लीजिए, वर्ब की दो तरह की वॉइसेस होती हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस एंड नंबर 2 पैसिव वॉइस। अब हम वन बाय वन दोनों को पढ़ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस वो कौन सी वॉइस ऑफ द वर्ब है और उससे क्या मतलब निकलता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस आपके सामने मौजूद है। जी हां, एक सेंटेंस आपके सामने मौजूद है, उसमें जब कोई एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा। दोबारा से सुन लीजिए कि एक्टिव वॉइस से मुराद है कि कोई भी सेंटेंस आपके पास मौजूद है और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, इट इज एन एक्टिव वॉइस। ठीक है, बात समझ आ गई? मैं दोबारा से इस वजह से रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएं। तो एक्टिव वॉइस से मुराद है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन जब खुद से परफॉर्म कर रहा होता है, जब वो एक्शन खुद से परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन एंड क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है, तो दोबारा से सुन लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएं। ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस में मौजूद जो सब्जेक्ट है, जब वो कोई काम खुद सर अंजाम दे रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस की एग्जांपल्स देख लीजिए। हेंस ले एग्स। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो खुद से काम परफॉर्म कर रहा है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो खुद से काम परफॉर्म कर रहा है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मुर्गियों की बात कर रहे हैं। तो मुर्गियां यहां पर क्या है? मुर्गियां यहां पर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब मुर्गियां अंडे दे रही हैं। यहां पर सब्जेक्ट जो है वो खुद से काम परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है ये क्या है? जी हां, ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। इसी तरह बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। अब जो चिड़ियां हैं वो घोंसले बनाती हैं। ठीक है, अब यहां पर काम किसने परफॉर्म किया? बर्ड्स ने। बर्ड्स इस सेंटेंस के अंदर क्या है? बर्ड्स इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस है, क्या है? जी हां, सब्जेक्ट है। अब हम पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले पैसिव वॉइस की डेफिनेशन को समझ लीजिएगा। When the action expressed by the verb is received by the subject। अब मैंने ऊपर एक्टिव वॉइस की एग्जांपल दी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम सब्जेक्ट खुद से परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस इसका उलट हो जाएगा कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी? वो पैसिव वॉइस हो जाएगी। समझ आई बात? नहीं आई? दोबारा से सुन लीजिए कि पैसिव वॉइस वो वॉइस है जिसमें किसी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उस पर कोई अमल हो रहा हो, उस पर कोई चीज आ रही हो, उस पर अमल में लाई जा रही हो, वो एक्शन रिसीव कर रहा हो। यानी सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो काम है, जो वर्ब है, जो एक्शन है वो रिसीव कर रहा हो तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? जी हां, उसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है,
It is passive voice. Passive voice is used when the door of action is not known and the focus of the sentence is on the action and not the subject. और ऐसे sentences के अंदर जो passive voice के sentences होते हैं, इसमें हमारा जो ज़्यादातर फोकस होता है वो किस पर होता है? जी हाँ, हमारा ज़्यादातर फोकस होता है, ठीक है, किस पर? जी हाँ, काम पर, जो काम हो रहा हो। और हम एक्टिव वॉइस में हमारा ज़्यादा फोकस किस पर होता है? सब्जेक्ट पर होता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो काम खुद से परफॉर्म कर रहा होता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो खुद से काम परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि जो अमल है वो उस पर हो रहा होता है और सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो समझ लीजिए। एग्स आर लेड बाय हेन्स। अब यहाँ पर यही जुमला चेंज हो चुका है किस में? जी हाँ, पैसिव वॉइस में। जैसा कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन खुद से परफॉर्म कर रहा है, और पैसिव वॉइस में क्या है कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पर परफॉर्म हो रहा है। एग्स आर लेड बाय हेन्स, ठीक है। इसी तरह नेस्ट आर बिल्ट बाय बर्ड्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की मदद से आप, उम्मीद करता हूं, अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। अब इसके रूल्स को समझ लीजिए कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जी हाँ, यही एक ख़ास अमल है जिसको अगर आप जहन में रखते हैं तो बहुत आसानी के साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से जुड़े जो सवालात हैं उसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। बिफोर हेडिंग टू द रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस, लेट्स चेक द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन द सेंटेंसेस। Conversion of active and passive voice examples are Rita wrote a letter. Rita wrote a letter. आप मुझे बताएं ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं कि एक्टिव वॉइस से मुराद के सब्जेक्ट वो एक्शन परफॉर्म खुद से कर रहा है, ठीक है, और जो पैसिव वॉइस है इसका मतलब है जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पर परफॉर्म हो रहा है। तो इस सब्जेक्ट को अगर, इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? जी हाँ, आपने, उम्मीद करता हूं जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इसका जवाब खोज लिया होगा। जी हाँ, ये आपका एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है रीटा वो एक्शन खुद से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अ लेटर वॉज रिटन बाय रीटा। एक्शन, अ लेटर वॉज रिटन बाय रीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज हो गई है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर क्या हमें जो चेंजेस हैं वो देखने को मिली हैं? अगर आप सेंटेंस नंबर 1 पर नज़र दौड़ाएं जो कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट काम परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वर्ब आ जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे चेंज होगा? जी हाँ, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मुझे बताइएगा इस एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? जी हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा है लेटर, अ लेटर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम पहले आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं, टेंसेस में भी पढ़ा चुके हैं और वर्ब की टाइप्स में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर इस्तेमाल हुआ वॉज, ठीक है। अब उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या है? रिटन। पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या है? रिटन। और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। यहां पर जो एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से सुन लीजिए, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हमारा सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए एक्टिव वॉइस की, शी कुक्स फूड। ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, देन वर्ब आ गया, देन ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको समझा चुका हूं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले इसको खुद से हल करने की कोशिश करें और फिर बाद में देखें कि आया जो आपने हल किया है वो दुरुस्त है या नहीं। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा?
ऑब्जेक्ट आ जाएगा जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा है फूड, द फूड। उसके बाद हमने इस्तेमाल किया ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं वो क्या है, इज है। इज अ पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, कुक्स का। जी हाँ, पास्ट पार्टिसिपल होगा कुक्ड, कुक्ड, ठीक है। और लास्ट में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। और सब्जेक्ट का इस्तेमाल कैसे होगा, जी हाँ, बाय के साथ हम सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। अगर नाम है नाम लिख देंगे, अगर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो प्रोनाउन आ जाएगा। यहां तक बात समझ गए, दोबारा से समझ लीजिए। शी कुक्स फूड, ये आपका एक्टिव वॉइस है। स्ट्रक्चर जान लीजिए एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे पैसिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा और लास्ट में बाय के साथ हम सब्जेक्ट लगा देंगे तो आपका वही जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर वन, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो आपको दिया गया है उस सवाल के अंदर, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर आपको ये कहा गया है कि नीचे दिए गए जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है इसमें आइडेंटिफाई करें कि एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है। ये एफपीएससी बहुत बार सवाल कर चुका है। दोबारा से सुन लीजिए, ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं कि एफपीएससी ये सवाल बहुत बार कर चुका है कि 4 ऑप्शंस आपको दे देता है और आपको ये कहता है कि नीचे दिए गए इन 4 जुमलों में या 4 सेंटेंसेस में ये आइडेंटिफाई करें कि पैसिव वॉइस कौन सा है। तो अगर आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होगा तो आप किस तरह से सही जुमले का इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक्टिव वॉइस का जुमला होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, और अगर पैसिव वॉइस का जुमला होगा तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा और लास्ट में बाय के साथ हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही ड्राइव्स कार, ही ड्राइव्स कार। तो ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। किसका जुमला है, एक्टिव वॉइस का जुमला है। ही आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ड्राइव्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हुआ, जी हां, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर है कार। इसी तरह इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विद ईच अदर। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंसेस। जिस तरह से एग्जांपल्स देख लीजिए। एक्टिव वॉइस का जुमला है शी knits स्वेटर। यहां पर सब्जेक्ट है शी, वर्ब है knits एंड ऑब्जेक्ट है यहां पर स्वेटर। पैसिव वॉइस में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में बाय के साथ आप जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। अब रूल नंबर 3 ये कहता है, इन पैसिव वॉइस समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड। In passive voice, sometimes subject is not used. The subject in passive voice can be omitted if the sentence without it gives enough meaning. तो एक सूरत में जो सब्जेक्ट है वो ओमिट हो सकता है, पैसिव वॉइस के अंदर खत्म हो सकता है अगर वो आपको कोई इनफ मीनिंग ना दे रहा हो। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस का जुमला है। अब चेंज द बेस वर्ब इन एक्टिव सेंटेंस इनटू द पास्ट पार्टिसिपल। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ पैसिव सेंटेंस प्रेसीडेड बाय, विद, टू और एक्सेट्रा। बेस वर्ब्स आर नेवर यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ये जान लीजिए, यहां पर आपने गलती नहीं करनी। जो बेस वर्ब्स है ना, बेस वर्ब्स में आपको पढ़ा चुका हूं, किसमें, जी हाँ, टाइप्स ऑफ वर्ब्स में। ठीक है। जो बेस वर्ब्स हैं वो कभी भी आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल देख लीजिए। एक्टिव वॉइस है she prepares dinner, she prepares dinner। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, जी हाँ, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर, द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर। तो स्ट्रक्चर आपने बेसिकली याद रखना है। एक्टिव वॉइस है शी नोज हिम, तो पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा, ही इज नोन टू हर, ही इज नोन टू हर। अब यहां पर क्या हुआ, जो हिम है वो किस में चेंज हो गया, हिम चेंज हो गया ही में। ठीक है। और उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब इसका इस्तेमाल किया।
पास्ट पार्टिसिपल नोन का इस्तेमाल हुआ और लास्ट में शी चेंज हो गया किसमें, जी हाँ हर में। एक्टिव वॉइस है जूस फिल्स द जार, पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, द जार इज फिल्ड विद जूस। इसी तरह रूल नंबर 5 को समझ लीजिए, while conversion of active voice sentences to passive voice sentences, the pronoun used in the sentence also changes in the following manner। अब जो प्रोनाउन है वो किस तरह से चेंज होगा, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। प्रोनाउन में बेसिकली हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ते हुए आपको ये चीज़ समझाई थी कि किस तरह से हम जो प्रोनाउंस हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन क्या है, आई है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो आई क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है, अगर ये चीज़ें आपके जहन में नहीं होंगी तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कभी भी आप किसी पेपर में हल नहीं कर सकते। तो एक्टिव वॉइस है आई, तो अगर हम एक्टिव वॉइस आई को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मी। और वी आपका एक्टिव वॉइस है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अस। इसी तरह ही आपका एक्टिव वॉइस है, आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हिम। इसी तरह शी आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हर। इसी तरह दे आपका क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, तो अगर हम इसको प्रोनाउन में पैसिव वॉइस प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देम। इसी तरह यू आपका एक्टिव वॉइस प्रोनाउन है, तो अगर इसको आप पैसिव वॉइस प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा यू, यू ही रहेगा, और इट, इट ही रहेगा इन पैसिव वॉइस प्रोनाउन के अंदर। ठीक है। अब रूल नंबर 6, यूज द सुइटेबल हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर और वाज एक्सेट्रा। ठीक है। अब रूल्स फॉर यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आर डिफरेंट फॉर ईच टेंस। अब टेंसेस के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा, जी हाँ, हम अंग्रेजी के 12 टेंसेस पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर रूल नंबर 6 कहता है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब आप पैसिव वॉइस में जिनका इस्तेमाल करेंगे, अब वो जो मुख्तलिफ टेंसेस होंगे उनको मुख्तलिफ अंदाज में आप उन ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि सबके साथ आपने एक ही जैसे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने ये मद्देनज़र रखना होगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। अब आपको एग्जाम्पल्स की सूरत में समझाऊंगा। द लेटर इज़ रिटन बाय हर, ये क्या है, ये बेसिकली जुमला मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं कि आया ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। जी हाँ, ये बेसिकली पैसिव वॉइस का जुमला है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट हमने पहले इस्तेमाल किया है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद आपका जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है उसका इस्तेमाल हुआ है, और लास्ट में बाय के साथ हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हर, अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हर, ये भी आपका पैसिव वॉइस का जुमला है। चॉकलेट्स आर बीइंग ईटिंग बाय देम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर टेंसेस से हमने टेंसेस को देखते हुए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का मुख्तलिफ इस्तेमाल किया है। अब फॉर्म्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस। अब सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस तरह से हम उन जुमलों को बनाते हैं। सबसे पहले हम जुमला देख लेते हैं, ही राइट्स एन एसे। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का जुमला है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। इसको अगर आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, और बाय के साथ हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, सब्जेक्ट का। एन एसे इज रिटन बाय हिम। ठीक है। शीना डज द हाउस वर्क, शीना डज द हाउस वर्क। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। शीना क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम इसको तब्दील करेंगे, तो स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है कि पैसिव वॉइस में अगर आपने चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके बाय के साथ हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह शी केयर्स फॉर द रैबिट, शी केयर्स फॉर द रैबिट। इसी तरह आपने देखा होगा कि अब ये जुमला पैसिव सेंटेंसेस में चेंज हो चुका है। द रैबिट इज बीइंग केयर्ड फॉर बाय हर। इसी तरह जैकब ऑलवेज प्लेज द गिटार, द गिटार इज ऑलवेज प्लेड बाय द जैकब। ठीक है। अब दूसरा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक्टिव वॉइसेस के जुमले कैसे होंगे और उन्हें हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर तो उसमें क्या चेंज आएगा। दे आर ईटिंग बनानास, दे आर ईटिंग बनानास। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगे।
तो जुमले को दोबारा पढ़ लीजिए। जी हाँ, दे आर ईटिंग बनानास, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अगर हम इसको आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर आपको मालूम ही होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमने टेंस को देखना है कि वहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो उसके मुताबिक हमने ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए बाय के साथ हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है आखिर में। द बनानाज आर बीइंग ईटन बाय देम। इसी तरह बॉब इज ड्राइंग अ डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन बाय बॉब। अच्छा, सैम्टा इज प्लेइंग द पियानो, अ पियानो इज बीइंग प्लेड बाय सैम्टा। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड जितने भी जुमले होंगे तो याद रखिएगा जब हम उनको पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा इज बीइंग। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। शी इज़ वेटिंग फॉर रीमा, शी इज़ वेटिंग फॉर रीमा, तो रीमा इज़ बीइंग वेटेड फॉर बाय हर। ठीक है, इसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जी हाँ, हैज़ ही डन द वर्क। अब आपने करना क्या है, इसको सिंपली आपने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर, तो हैज़ द वर्क बीन डन बाय हिम। इसी तरह हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, हैज़ द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो आप देख सकते हैं वो बीन का इस्तेमाल हो रहा है। He created this masterpiece. This masterpiece is created by him. ठीक है, इसी तरह he read the newspaper. The newspaper is being read by him. अब यहाँ पर simple past tense के जुमलों को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में वो कैसे होंगे, Ria paid the bills. Ria paid the bills. The bills were paid by Ria. The teacher called the students. The students was called by the teacher. She did not buy the fruits. The fruits were not bought by her. इसी तरह पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस के जो जुमले होंगे उनको अगर हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा वो कैसे होंगे, They were waiting for him. He was being waited for by them. Ashta was learning French. French was being learned by Ashta. She was playing kabaddi. Kabaddi was being played by her. इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंसेस के जुमले होंगे उनको अगर हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे, शी वॉन द मैच, द मैच हैड बीन वन बाय हर, आई हैड फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी, ही हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो, द लास्ट मेट्रो हैड बीन मिस्ड बाय हिम। तो अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है और टेंसेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास मौजूद है तो बहुत आसानी के साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जुमले आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जी हाँ, इनको हल कर सकते हैं। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, he will repair her cycle will be repaired by him, he shall start the meeting will be started by him। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मीना विल नॉट हैव चेंज द बेडशीट विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय मीना, दे विल हैव वन द मैच विल हैव बीन वन बाय देम। इसी तरह रीना विल हैव वॉश द स्कर्ट विल हैव बीन वॉश्ड बाय रीना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की कि बहुत आसान अल्फाज में, जी हाँ, दोबारा से सुन लीजिए, कि बहुत आसान अल्फाज में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझाए जाएं। ठीक है, अगर आप टेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका हूँ, उन टेंसेस की मालूमात आपको अच्छे तरीके से जहन में मौजूद है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपके बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपने स्ट्रक्चर याद रखना है। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा, और बाय के साथ आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपको ये स्ट्रक्चर मालूम है और टेंसेस की आपको मालूमात है तो यकीन जानिएगा कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो हमारा
90% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर्स में मैं इंग्लिश का सिलेबस आपको मुकम्मल करवा दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।